अशरफ गनी, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, वो देश छोड़ के भाग जाते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक प्रेसिडेंट देश का रिप्रेजेंटेटिव होता है और वही देश छोड़ के भाग जाए इतने अच्छे पावर में होने के बावजूद भी कुछ तो बड़ा रीज़न रहा होगा। तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, मैं मोहन सिंह और आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं तालिबान के बारे में। सितंबर 1994 को मुल्ला मोहम्मद उमर और 50 स्टूडेंट मिलकर के एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं और उस ग्रुप का नाम देते हैं तालिबान। तालिबान का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, यानी कि सरल भाषा में कहा जाए तो एक स्टूडेंट्स का ग्रुप। और यह ग्रुप जो है वो फॉर्म करते हैं कांधार सिटी में, जो कि होम टाउन होता है मुल्ला मोहम्मद उमर का। तालिबान के कमांडर उस समय रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स और मदरसा के कुछ टीचर्स हुआ करते थे। मोहम्मद उमर उस समय इस ग्रुप का फॉर्मेशन इसलिए करता है क्योंकि उसके हिसाब से कम्युनिस्ट रूल जाने के बावजूद भी अफगानिस्तान में अभी तक इस्लामिक लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। पाकिस्तान के रिलीजियस स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, खास करके जो अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज थे, वो इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और विद इन अ मंथ 50 का यह ग्रुप बढ़ करके 15,000 का हो जाता है। शुरुआत में तालिबान काफ़ी ज़्यादा फेमस था क्योंकि इसने अफगानिस्तान से करप्शन को हटाया था और साथ में एरियाज और रोड्स को भी सुरक्षित बनाए थे अफगानिस्तान के सिविलियंस के लिए। ग्रुप फॉर्म करने के जस्ट एक महीने बाद ही 3 नवंबर 1994 को तालिबान कैप्चर कर लेती है कांधार सिटी को और निकल पड़ती है काबुल की तरफ पूरे अफगानिस्तान में अपना रूल स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन अहमद शाह मसूद की फोर्सेस के सामने तालिबान को झुकना पड़ता है और वह वहां पे डिफीट हो जाता है। और इस डिफीट के बाद तालिबान फाइटर्स सिविलियंस को मारना शुरू कर देते हैं और 1995 के मीडिया रिपोर्ट्स में तालिबान को एक पावर हंग्री मिलिशिया बताया जाता है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट एलिगेशन लगाती है पाकिस्तान पे कि ये सब सारी वजह का कारण जो है वो पाकिस्तान ही है, वही फंड कर रहा है तालिबान को। इसी वजह से अ मॉब ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो अटैक कर देते हैं जाकर के पाकिस्तान के एम्बेसी पे, जो कि काबुल में प्रेजेंट है। कुछ सोर्सेस ये भी बताती हैं कि जब 1994 में तालिबान का फॉर्मेशन हो रहा था कांधार में, उस समय कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स भी वहां प्रेजेंट थे इस ग्रुप के फॉर्मेशन में, यह सोचकर कि अफगानिस्तान को एक नया रूलिंग पावर मिलेगा। 26 सितंबर 1996 को तालिबान एक बार फिर से अटैक करता है अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल पे और इस बार वह सक्सेसफुली कैप्चर कर लेता है काबुल को और स्टैब्लिश करता है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। अगर यहाँ मेन गोल देखा जाए तालिबान का, तो वो था पूरे अफगानिस्तान में इस्लामिक लॉ को इम्प्लीमेंट करना और इस्लामिक गवर्नमेंट को पावर में लाना। और तालिबान के 1996 से लेकर के 2001 के पीरियड में बहुत ही हार्श शरिया कानून को लागू किया गया था पूरे ही अफगानिस्तान में, जिसके तहत वहाँ के सिविलियंस को पेंटिंग, मूवीज, सोशल मीडिया, म्यूजिक, ये सब बेसिक चीज़ें भी करना अलाउ नहीं था। यहाँ तक कि लड़कियों को स्कूल जाने पे, जॉब करने पे और अकेले घर से बाहर निकलने पे भी पाबंदियाँ लगी हुई थी और सारे अफगान की फीमेल्स को बुर्का पहनना कंपलसरी कर दिया गया था। और 1994 से लेकर के 1998 तक बस 4 सालों में तालिबान ने 90% ऑफ अफगानिस्तान को अपने कैप्चर में ले लिया। अहमद राशिद, जो कि बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनके हिसाब से 1994 से लेकर के 1999 तक पाकिस्तान से 80,000 से लेकर के 1 लाख तक फाइटर्स को भेजा गया था तालिबान की मदद करने के लिए। दिसंबर 2000 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाती है तालिबान पे टेररिस्ट ग्रुप को ट्रेन करने के लिए और उसामा बिन लादेन को एक सेफ हेवन देने के लिए। अगर आप उसामा बिन लादेन को नहीं जानते तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है वहाँ पे और मैं लिंक को भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। 2001 में एक रिपोर्ट बनाई जाती है और उस रिपोर्ट के हिसाब से 28 से 30,000 पाकिस्तानी, 14 से 15,000 अफगान तालिबान और 2 से 3,000 अलकायदा मिलिटेंट्स प्रेजेंट होते हैं तालिबान ग्रुप में। आपको यह जान करके बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स मदद कर रहे थे तालिबान की, उनके पेरेंट्स को भी यह पता नहीं था कि उनके बच्चे तालिबान की मदद कर रहे हैं। उन्हें इस बात का तब पता लगता था जब उनकी डेड बॉडीज़ को वापस पाकिस्तान लाया जाता था और इस सब का रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बताया जाता है। पाकिस्तान सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं दे रहा था तालिबान को, वह मनी भी फंड कर रहा था तालिबान को और 1997 में $40 मिलियन वो फंड करता है तालिबान को। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से काफ़ी सारे देश और साथ में अमेरिका भी पाकिस्तान को एक दोषी बताता है और यूनाइटेड किंगडम की खुफिया एजेंसी M16 यह बताती है कि ISI, जो कि खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, वो काफ़ी सारे
तालिबान और अलकायदा कैंप्स में एक्टिव रोल निभा रही है, यहाँ तक कि ट्रेनिंग कैंप्स को बनाने में भी हेल्प कर रहा है। अब चलिए थोड़ा समझ लेते हैं अहमद शाह मसूद के बारे में, जो कि एक मिलिट्री कमांडर होते हैं अफगानिस्तान के और साथ में पॉलिटिकल लीडर भी होते हैं और एक बहुत ही अच्छे गुरिल्ला कमांडर भी होते हैं। 1979 से लेकर के 1989 तक के चल रहे सोवियत अफगान वार में भी इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है और अब यह एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहे थे तालिबान के लिए। तालिबान की हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे इनकी नज़र थी और ये किसी तरह तालिबान को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकना चाह रहे थे। और इस लड़ाई में इनका साथ दे रहे होते हैं अब्दुल राशिद दोस्तम, जो कि एयर चीफ मार्शल होते हैं अफगानिस्तान के आर्मी के, और दोनों मिलकर के एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम वो यूनाइटेड फ्रंट रखते हैं, जिसे हम नॉर्दर्न अलायंस के नाम से भी जानते हैं। 1996 तक यूनाइटेड फ्रंट के साथ अफगानिस्तान की 30% पॉपुलेशन आ जाती है और उनके प्रोविंस में, मतलब जहां उनका कब्जा था, जहां वो कैप्चर किए थे, वहां भी लड़कियों को स्कूल जाना, काम करना और यहाँ तक कि अफगान के बुर्का पहनने पे भी कोई पाबंदियां नहीं थी। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से 4 लाख से 10 लाख अफगान के सिविलियंस तालिबान वाले एरिया को छोड़ करके मसूद के प्रोविंस में आ गए थे। तालिबान ने बार बार अहमद शाह मसूद को ऑफर किया पावर का और पोजीशन का, लेकिन अहमद शाह मसूद मना कर दिए। यहाँ तक कि तालिबान ने अहमद शाह मसूद को प्राइम मिनिस्टर तक की पोस्ट देने का वादा किया, लेकिन अहमद मसूद शाह उनके साथ कभी शामिल नहीं हुए। अहमद शाह मसूद ने अफगानिस्तान के अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को एकजुट किया और लंदन, पेरिस, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान जैसे देश गए और अफगानिस्तान की कंडीशन के बारे में उन सभी देशों को बताया। तालिबान के साथ काफ़ी सारे जंग लड़ने के बाद 9 सितंबर 2001 को अहमद शाह मसूद की मौत हो जाती है 2 अटैकर्स के द्वारा। खुद को जर्नलिस्ट बताते हैं और हॉस्पिटल ले जाते वक्त हेलीकॉप्टर में उनकी मौत हो जाती है। उनका फ्यूनरल भले ही एक बहुत ही रूरल एरिया में होता है, लेकिन उनके इस आखिरी वक्त में भी हज़ारों की संख्या में लोग खड़े होते हैं। अहमद शाह मसूद के मौत के जस्ट 2 दिन बाद ही 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के सबसे बड़े बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हो जाता है और पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है, जिसमें 3000 लोगों की मौत भी हो जाती है। सितंबर 11 अटैक के जस्ट 1 महीने बाद ही और सितंबर 11 के अटैक के बाद अमेरिका क्रूज मिसाइल से हमला करवा देता है अलकायदा और तालिबान के कैंप्स पे, जो कि अफगानिस्तान में था, और अमेरिका अपने ट्रूप्स को भेज देती है अफगानिस्तान में। बॉम्बिंग और एक्सप्लोजन की वजह से अफगानिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इकोनॉमिक पे भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। पूरे अफगानिस्तान में टेलीफोन लाइंस, इंटरनेट, रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सब की सब, यहाँ तक कि वाटर, फूड और हाउसिंग जैसे बेसिक नेसेसिटीज की भी वहाँ पे किल्लत पड़ जाती है। लोग पानी के लिए भी तरस जाते हैं। एनजीओ वहाँ पे हेल्प करने लगती है सिर्फ लोगों को पानी पिलाने के लिए। अफगानिस्तान के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट हो जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है 1000 नवजात बच्चों में कितने बच्चों की मौत हो जा रही है, इसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और इस वॉर में तालिबान और अलकायदा के मिलिटेंट्स के साथ साथ बहुत सारे सिविलियंस की भी मौत हो जाती है। काफ़ी सारी वुमेन्स विडो हो जाती हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है अफगानिस्तान की कंडीशन बद से बदतर होती चली जाती है। इसके बाद 14 अक्टूबर 2001 को तालिबान अमेरिका को ऑफर करता है कि वो ओसामा बिन लादेन को लौटा देगा, लेकिन अमेरिका नहीं सुनता और वॉर को कंटिन्यू रखता है। और यह लड़ाई 1 या 2 सालों तक नहीं चलती, पूरे 19 साल तक यह लड़ाई चलती रहती है। 29 फरवरी 2020 को तालिबान और यूएस के बीच एक पीस एग्रीमेंट साइन होता है कतर के दोहा शहर में, जिसे हम दोहा एग्रीमेंट भी कहते हैं, अफगानिस्तान में पीस बनाए रखने के लिए। और पीस एग्रीमेंट के साइन होने के 45 दिनों के अंदर ही तालिबान अफगानिस्तान में 4500 अटैक्स को अंजाम देता है। और यह अगर नंबर को देखा जाए तो यह पहले के अटैक से 70% ज़्यादा था। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता से जाते ही जो बाइडेन सत्ता में आते हैं और वह अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को वापस बुला लेते हैं। मतलब कहा जाए तो अमेरिका की ट्रूप्स जो है अब वापस आ चुकी है अमेरिका, और अफगानिस्तान में कोई भी मिलिट्री नहीं है अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए। और यूएस ट्रूप्स के जाते ही तालिबान अपनी पूरी पकड़ बना लेता है अफगानिस्तान पे, और यहाँ तक कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस पे भी कब्जा कर लेता है। और इसी वजह से अशरफ गनी को देश छोड़ करके जाना पड़ता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं जल्द ही नए एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।